Hello students, this is Dr. Kumar Jain from Government Law College बीकानेर। आज LLB पार्ट सेकंड का पेपर फोर्थ कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। उसमें डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। कंपनी शब्द, यदि इसका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो कंपनी शब्द का कोई विधिक अर्थ नहीं है। सामान्य अर्थ में यह समान विचार वाले व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिन्होंने किसी व्यवसाय या व्यापार करने के उद्देश्य से स्वयं को संगठित किया है। इसमें दो शब्द आए, समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह। परंतु यदि आज कंपनी अधिनियम 2013 को देखा जाए तो इसमें एकल व्यक्ति कंपनी की संकल्पना को वैधानिक मान्यता दी जा रही है। तब इसके फलस्वरूप व्यक्तियों का समूह माने जाने वाली कंपनी धारणा का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः यदि इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन में यह कहा जा सकता है, सेकंड पार्ट जो है कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) में कंपनी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। If you see the definition of the company, it states section 220 of the Company Act 2013 states that company means a company incorporated under this act or under any previous company law। यदि इसका सेकंड पार्ट जो कि नेचर ऑफ कंपनी है, निगमित कंपनी की विशेषताएं। निगमित कंपनी की विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, अतः कंपनी को नागरिकता प्राप्त है या नहीं, यह प्रश्न चिन्ह उठा। इसके लिए एक केस देखा जा सकता है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर तथा अन्य। इस केस की, यह 1963 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी को संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रयोजनों के लिए नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है और न वह इस अनुच्छेद के अधीन किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु याचिका दायर कर सकती है। यदि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भी देखा जाए तो कंपनी को नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों यानी कि सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, ना कि किसी निर्जीव निकाय को। इसका दूसरा पॉइंट देखा जाए, यानी कि यदि इसकी दूसरा विशेषता देखा जाए तो नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी, कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिवास और निवास पर प्रश्न चिन्ह। कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है, पूर्व में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या इसकी कंपनी की राष्ट्रीयता तथा उसका अधिवास एवं निवास क्या अवश्य होता है? इस संबंध में लॉर्ड मैकनॉटन ने, उन्होंने एक केस का नाम है गैस्क्यू वर्सेस कमिश्नर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में कहा कि यह सत्य है कि निगमित निकाय को एक व्यक्ति के अर्थ में अधिवास प्राप्त नहीं होता है, लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति के सदृश उसे निवास, अधिवास तथा राष्ट्रीयता के लक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। अतः यदि कोई कंपनी भारतवर्ष में रजिस्टर्ड की गई है तो उसे भारतीय अधिवास प्राप्त होगा, और यदि वह अमेरिका में रजिस्टर्ड है तो उसका अमेरिका अधिवास होगा। जब तक कंपनी का अस्तित्व रहता है
उसका अधिवास भी बना रहता है। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी इज अ कॉरपोरेशन और अ बॉडी कॉरपोरेट। इसको यदि देखा जाए तो टर्म यदि देखा जाए तो, और इसके साथ एक और पॉइंट भी जोड़ा जा सकता है कि क्या कंपनी की विशेषता में है पृथक निगमित अस्तित्व, डिस्टिंक्ट कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस। यह बात इस अधिनियम की धारा 9 में कही गई है। धारा 9 क्या कहती है? डॉट मॉर्थ वर्सेस वुडवर्ड में ये बात कही है कि निगमित निकाय कृत्रिम, अदृश्यमान तथा अमूर्त होता है, जिसका अस्तित्व केवल विधि के प्रयोजनों के लिए होता है। यह केवल वही संपत्तियां धारित करता है जो इसके निर्मित हेतु चार्टर द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसे दी गई है। इसका शाश्वत अस्तित्व होता है ताकि वह अपने कारोबार को ठीक तरह से चला सके और बिना किसी कठिनाई के संपत्ति रख सके। यह बात एक लीडिंग केस में भी कही गई है, जो कि है सालोमान वर्सेस सालोमान। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और इसको लीडिंग केस के रूप में पढ़ा जा सकता है। एक और यदि इसकी नेचर देखी जाए तो नेचर में यानी कि विशेषता, तो क्या कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार है, वेदर द कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। निगमित कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका अस्तित्व चिरस्थायी होता है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी के अंश अंतर्निय होने के कारण, अंतर्निय यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, चाहे उसके सभी सदस्य बदल जाएं, परंतु कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहेगा। किसी कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या अंश अंतरण से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वह अपना मूल अस्तित्व यथावत बनाए रखती है। इसका मुख्य लाभ है कि कंपनी दीर्घकालीन बनी रहती है। इसके अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, इसकी धारा 9 है, उसके अनुसार निगमन की तिथि से ही कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। एक और जो नेचर है, एक और जो इसकी विशेषता है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। कंपनियों में सीमित दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करके अंशधारियों के हितों की रक्षा की गई है। इससे यह है कि यह आशय है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंशों पर देय धनराशि तक ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं। अतः कंपनी में पूंजी लगाने वाले उतने नहीं हिचकिचाते जितने कि अन्य व्यापारिक संस्थाओं में लगाने के लिए हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपनी का अलग एक और लॉ में वीडियो देखा जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से स्टार्ट करेंगे। अतः टेक केयर एंड स्टे फ्री एट होम। थैंक यू।